नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि इस वाले व्यक्ति को एनएसए के तहत बुक किया गया है या इस वाले व्यक्ति के ऊपर या क्रिमिनल के ऊपर एनएसए लगाया गया है। तो आज के हमारे डिस्कशन का इस लेक्चर का मेन जो कोर रहने वाला है वो रहेगा एनएसए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राइट। और इसमें हमारा सहारा बनेगा मनीष कश्यप जी, क्योंकि मनीष कश्यप जो कि एक यूट्यूबर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर हाल ही के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एनएसए का यूज किया है, एनएसए उसके ऊपर लगाया है। तो हम लोग बात करेंगे वीडियो में क्या कहीं ना कहीं सरकारें एनएसए का दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं, राइट। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखिए वाई एनएसए ऑन द यूट्यूबर मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप की हम आपको बात बता दें, ये वाले जो व्यक्ति हैं कभी ना कभी आपने इनके बारे में भी जरूर सुना होगा। एक यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है बिहार के, और इनका जो सच न्यूज तक करके एक चैनल है, उस पर भी वीडियोस डालते हैं, राइट, जर्नलिस्ट की। तो बहुत बोल्ड तरीके से जर्नलिज्म करते हैं, एक प्रकार से कहीं भी घुस जाते हैं, है ना। तो जो जनता के मुद्दे होते हैं, रियल जो मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम करते हैं। और अब केस ये था कि जो माइग्रेंट वर्कर वाला केस था बिहार के इनके तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में आपने पिछले महीने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार के जो वर्कर थे उनको मतलब एक प्रकार से वहां पे असोल्ट किया गया था। हालांकि कुछ एक घटनाएं सामने आई थी, फिर बहुत ज्यादा फेक न्यूज वहां पे फैलाई गई थी, ठीक है। तो फेक न्यूज के फैलाते हुए जितने भी लोग वहां पे फेक न्यूज फैलाने वाले थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्हीं में से मनीष कश्यप एक हैं, ठीक है। इनके द्वारा ट्वीट किया गया था और अपने यूट्यूब के ऊपर भी इन्होंने वीडियो डाली थी जो कि फेक थी, ऐसा बाद में पता चला था। तो माइग्रेंट फेक वीडियोस के केस में इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि 18 तारीख को यानी कि 18 मार्च को इन्होंने सरेंडर किया था। बिहार की एक स्पेशल पुलिस है, दैट इज द स्पेशल ब्रांच, स्पेशल पुलिस ही हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, उसके द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया था। जगदीशपुर स्टेशन के अंदर इन्होंने सरेंडर किया था, ठीक है। उसके बाद बिहार से इनको तमिलनाडु भेज दिया गया। अब तमिलनाडु की मदुरई जो पुलिस है उसने इसके ऊपर एनएसए लगाया है, ठीक है। और इसके बाद इनको पेश किया गया था मदुरई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मदुरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, दैट इज द जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है इनको, ठीक है, 15 दिन के लिए, यानी कि 19 अप्रैल तक ये जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद क्या मामला होगा, किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आ जाएगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि इनके ऊपर ये मामला क्यों लगाया गया है और कौन है मनीष कश्यप, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक बेल आइकन को हिट कर देना, एक वीडियो को लाइक कर देना, राइट। अब न्यूज मैंने आपको बताई दी है सारी। एनएसए फिलहाल के लिए इनके ऊपर लगाया गया है और 18 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया था, तमिलनाडु के अंदर जेल में लेके गए थे इनको। और इन्होंने सर्कुलेट किया था फेक वीडियोज को, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो रहेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, दैट इज एनएसए, राइट। इट इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, किसी भी व्यक्ति को इसके तहत बुक किया जा सकता है। अगर लगे भविष्य में ये वाला व्यक्ति देश के लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा साबित हो सकता है तो उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है, राइट। नहीं, now it said that preventive detention involves the detainment of a person in order to keep or him or her from committing future crimes। मैंने बताया फ्यूचर क्राइम्स हो सकता है कर ले, तो उसको रोकने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है, राइट। अब आर्टिकल हमारा जो 23B 22 थर्ड उसका बी जो सब क्लोज है, ये क्या कहता है, ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पर्सनल लिबर्टी। अब आपने एक चीज ध्यान से समझनी होगी, जो हमारा आर्टिकल 21 है ये क्या कहता है, ये बात करता है पर्सनल लाइफ, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का उसका अधिकार है, ये आपको दिया गया फंडामेंटल राइट। ये बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 सेज दैट, राइट। बट उसी के अंदर फिर हमने आर्टिकल 22 के अंदर एक क्लोज डाल दिया, क्लोज थर्ड एंड सब क्लोज बी। इसके अंदर हमने बता दिया भाई हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन बंदे का किया जा सकता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। कब, यदि आपको लगे राज्य की सिक्योरिटी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में यहाँ पे खतरा साबित हो सकता है, तब ये वाली चीज लगाई जा सकती है। तो ये था हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान लाया गया था 1980 के अंदर। इससे पहले हिस्ट्री क्या होगी उस चीज के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है, राइट। अब देखिए एक चीज और भी है यहाँ पे कि अब मान के चले किसी पर्सन को यहाँ पे डिटेन किया गया है, तो उसको 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने तक उसको यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा जा सकता है विदाउट एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। 3 महीने तक उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। यह आर्टिकल 22 4 बात करता था। ये कहता कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन
shall authorize the detention of a person for a longer period than the 3 months unless, जब तक अगर कोई एक एडवाइजरी बोर्ड उस चीज को एक्सटेंड न कर दे तो 3 महीने तक मैक्सिमम उसको रखा जा सकता है। ये आर्टिकल 22(4) हमारा बात करता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को भी फिर एक प्रकार से पलटने की कोशिश की गई थी 1978 के अंदर। 44वां संविधान संशोधन, दैट इज 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, मोरारजी देसाई के समय के अंदर लाया गया था। उसने इस 3 महीने वाले पीरियड को 2 महीने कर दिया था कि हाँ भाई 2 महीने तक ही मैक्सिमम रखा जा सकता है। लेकिन अभी तक इस चीज को लागू नहीं किया गया था। वर्तमान में भी जो 3 महीने वाला सिस्टम है उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, राइट। बात को समझना होगा। अब जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी तो उस अगर मान के चलिए कोर्ट यानी कि मैजिस्ट्रेट उसको सजा दे देता है तो मैक्सिमम सजा इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 12 महीने की सजा इसके अंदर लिखी हुई है, राइट। ये बात हो जाएगी। अब हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एनएसए की हिस्ट्री किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल रेगुलेशन थर्ड की, जो कि 1818 के अंदर लाया गया था। इसके अंदर सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात की गई थी। इसमें बताया गया था विदाउट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसी भी पर्सन को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और अगर लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे खतरा है किसी व्यक्ति से तो उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये बात की थी 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात हो जाएगी 1919 के अंदर, बाद में आगे चलकर 1919 में रोलेट एक्ट आया था जिसको काला कानून भी कहा जाता है, जिसके एवज में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था शक के आधार पर। इट मीन्स इट अलाउड कन्फाइनमेंट ऑफ ए सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल्स के किसी भी पर्सन को शक के आधार पर कन्फाइनमेंट यानी कि गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंट नेहरू गांधी जी की सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को इनेक्ट किया, लेकिन आगे चलकर इसको 1969 में एक्सपायर कर दिया, एक प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया या फिर इसको खत्म कर दिया। फिर 1980 के अंदर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की सरकार में एनएसए को लाया जाता है। एनएसए दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये बिल्कुल क्लोज भाई बंधु ही है 1950 के एक्ट का, ठीक है, जो 1980 के अंदर लाया गया था। इस प्रकार से इसकी हिस्ट्री आपकी चलती है। नाउ ये पावर किसको देता है भाई, पावर देता है स्टेट को भी और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टू डिटेन ए पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू दी नेशन सिक्योरिटी। राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि देखिए मान के चलते हैं हम लोग 28 हमारे स्टेट हैं, प्रत्येक राज्य के अंदर प्रत्येक यूटी के अंदर वहां की अलग सरकारें चलती हैं, अलग वहां के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। पुलिसिंग की जो लेक्सिकॉन है वो भी अलग होती है, पुलिसिंग लेक्सिकॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी बिल्कुल अलग होती है सबकी, है ना। तो मान के चलिए एक व्यक्ति हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर अपराध किया उसने, मतलब हरियाणा का व्यक्ति है और उसने अपराध कहाँ पे किया है, जाके अपराध किया है उसने मान के चलिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, अपराध किया जम्मू कश्मीर के अंदर। और या फिर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति ने हरियाणा के अंदर अपराध किया, कोई भी आप लगा लीजिए अल्टरनेटिव। तो अब हरियाणा के अंदर तो अलग प्रकार के कानून लागू होंगे और जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार के हैं, है ना। तो इसीलिए उस व्यक्ति को यहाँ पे हरियाणा अगर आ गया व्यक्ति, उसको गिरफ्तार करने के लिए उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो कहाँ पे चलेंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर चलेंगी, वहां की हाई कोर्ट्स में चलेंगे, आप वहां की आपकी मान के चलिए सेशन कोर्ट वगैरह में चलेंगी। तो उस चीज को फिर एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ के नियम अलग हैं। इस चीज को निपटने के लिए ये एनएसए लाया गया था कि भाई इस तहत एनएसए के तहत यदि किसी पर्सन को गिरफ्तार किया गया है तो कोई भी राज्य की सरकार, चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एनएसए उसके ऊपर लगाइए और अपने यहाँ उठा के ले जाइए, ठीक है। और जो भी प्रोसीडिंग्स आपको चलानी चलाइए उसके ऊपर, तो ये चीज हो जाएगी। इसीलिए एनएसए लाया गया था क्योंकि राज्य सरकारों के अलग अलग अपने कायदे कानून हुआ करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये बात हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दी। अगर आपको लगता है यानी कि सरकार को लगता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो यहाँ पे डिस्टर्ब होगा या फिर सप्लाईज को यहाँ पे मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी, इसेंशियल जो भी कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी भी कह सकते हैं, तो उसको यहाँ पे दिक्कत आएगी तो सरकारें एनएसए लगा सकती है। 12 महीने तक मैक्सिमम इसको लगाया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेश कोई इसके व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस हमको मिलता है तो इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसके कुछ रेप्रिकेशंस ये बताए जाते हैं कि इसके तहत यदि व्यक्ति को एनएसए के तहत बुक किया गया है तो ही हैज नो राइट्स, बेसिक राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर द रीजन ऑफ द अरेस्ट। मतलब देखिए ये है हमारा जो सेक्शन 50 है ऑफ द सीआरपीसी, ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि अरेस्ट किया गया है
उसको यहाँ पे राइट है, उसको अधिकार है ये बताने का, ये पूछने का कि उसको किस रीजन यानी कि किस ग्राउंड्स के ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यदि मान के चलिए किसी भी पर्सन को एनएसए के तहत बुक किया गया है तो उसके ऊपर यह अधिकार नहीं लागू होता, उसका अधिकार छीन लिया जाता है। भाई उसको नहीं बताया जाएगा कि आपको किस आधार पर, किस ग्राउंड्स के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, 5 दिन तक भी रखा जा सकता है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये पीरियड 10 दिन भी बढ़ाया जा सकता है। राइट। Now, Section 56 and 76 of the CRPC also provide that a person has to be produced before a court within 24 hours। मान के चलिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये हमारा प्रावधान है, कानून कहता है सेक्शन 56 एंड 76 ऑफ द सीआरपीसी। लेकिन यदि इस व्यक्ति को इसके तहत गिरफ्तार किया गया है तो कोई जरूरत नहीं है आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की। और दूसरी बात, जो अपना सेक्शन 21 है, सॉरी, Article 21 of the Constitution says that an arrested person cannot be denied to the right to consult। Article 22 का 1 क्या कहता है, कोई भी पर्सन अगर गिरफ्तार किया गया है तो वो अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकता है, लीगल वकील कर सकता है, उसको कंसल्ट करने का अधिकार है। मान के चलिए एनएसए के तहत गिरफ्तार हुआ है तो ये अधिकार भी छीन लिया जाता है, उसको कोई भी यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। द पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू द एड ऑफ एनी लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक तो हम नहीं कहेंगे, एक प्रकार से ये इसके प्रावधान है, इस कानून की क्या है, प्रावधान है। ड्रॉबैक में ये है कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, कई एक्सपर्ट और एडवाइजर के द्वारा इसका क्रिटिसिज्म होता है। कई बार कहा जाता है कि सरकारें जो होती है इसका मिसयूज करती हैं एक प्रकार से। ठीक है, जैसे अब मनीष कश्यप वाला केस है, तो जैसे अगर पर्सनल मेरा व्यू देखोगे तो इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज चलाई थी, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया। इनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है वो तो अब देखने वाली बात होगी, है ना। बहुत सारे ऐसे पर्सन थे यार जिन्होंने फेक न्यूज चलाई थी, बहुत वीडियोज वायरल हुई थी, हमारे पास भी व्हाट्सएप के ऊपर आई, इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब एक प्रकार से दिमाग खराब होने वाली बात थी। लेकिन उनके ऊपर अगर देखोगे तो कोई कार्रवाई यहाँ तक नहीं हुई है, लेकिन सामने मामला है केवल मनीष कश्यप का। ठीक है, तो जो भी है देखते हैं। बाकी जनता की अगर देखेंगे तो बहुत सारे पर्सन इनके स्पॉट में आ गए हैं। राइट, पूरे बिहार में तो एक दिन बिहार भी बंद कर दिया गया था। क्रिटिसिज्म इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मान के चलिए हमारा एक इंस्टीट्यूशन है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जो एनसीआरबी है देश के अंदर होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उनका डाटा को कलेक्ट करती है और उनको एनालाइज करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा, एनसीआरबी के द्वारा। लेकिन एनएसए के तहत जितने भी क्राइम्स, जितने भी यहाँ पे अरेस्ट होंगे, जितनी भी एफआईआर होंगी, जितने भी डिटेंशन होंगे, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है बाय दी एनसीआरबी। ठीक है, एक तो इसका ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। इट मीन्स हैंस नो फिगर आर अवेलेबल फॉर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिटेंशन अंडर द एनएसए, यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों का कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने यहाँ पे इन्वोक किया है इस कानून को टू डिटेन दी सिटीजन्स फॉर द क्वेश्चनेबल ऑफेंसेस। ठीक है, तो सरकारें कई बार इसका यूज करती रही हैं, असम ने भी किया है और यूपी जो गवर्नमेंट है वो भी करती रहती है। एक प्रकार से हमारी प्रत्येक राज्य सरकारें इसका यूज करती रहती है। ठीक है, अब यही बात बोली जाती है कि सम एक्सपर्ट आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट समटाइम यूज द एनएसए एज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर। भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पर भी सरकार इसका यूज करती है। समटाइम इसका मिसयूज किया जाता है बाय द अथॉरिटीज और इसको एक्सपर्ट डिस्क्राइब करते हैं एज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म के तौर पर भी इसको देखा जाता है। वो रेलिवेंट उस टाइम पे था लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो रेलिवेंट नहीं है, उस चीज को बोला जाता है एनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, ये बताया जाता है कि भाई देखो, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट एक्ट इज 40 ईयर ओल्ड। बिल्कुल नोट करने वाली बात है कि 40 साल इस एक्ट को हो गए हैं देश के अंदर। चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट एक्ट इज नॉट यूज आर्बिट्रेरीली, अर्थात इस एक्ट के अंदर चेंज करने होंगे कि राज्य की जो सरकारें हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरीली इसका यूज न करें। ठीक है, मनमाने ढंग से यूज करने पर एक्ट के ऊपर रोक लगानी यहाँ पे पड़ेगी ताकि डेमोक्रेसी को कोई भी हैम्पर न हो एंड जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, इंडिविजुअल्स के, उसको यहाँ पे बचाया जा सके। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जाती है। इवन द सुप्रीम कोर्ट has held that the law of preventive detention has to be strictly construed and meticulous compliance with the procedural safeguard as and is मैंडेटरी एडमिटल। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई इसके अंदर चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। एक प्रकार से क्लियरिटी होनी चाहिए
कम से कम जो पर्सन डिटेन किया गया है उसको रीजन यहाँ पे बताया जाना चाहिए कि किस ग्राउंड के ऊपर आपको डिटेन किया गया है, ठीक है। और ये नहीं है तो कम से कम जो लीगल प्रैक्टिशनर हायर करते हैं उस चीज को यहाँ पे हायर करने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये अभी यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी सरकार जो है मनमाने ढंग से इस चीज का यूज न करें, राइट। तो लोगों के भी जो अधिकार हैं उनको यहाँ पे बचाया जा सकता है। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है यार तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।